हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। हमारी लास्ट क्लास मतलब काफी पहले हुई थी। हम लोग काफी देर हो चुके हैं ये न्यू ईयर की वजह से एंड काफी टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से आपकी वीडियोस नहीं आ पाई थी। बट फाइनली आज हम आ गए हैं। आपका जो भी चैप्टर हम लोगों ने जहाँ तक किया था, परसेंटेज चैप्टर हम लोग कर रहे थे। काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, अभी और कुछ टाइप्स बचे हुए हैं जिसमें कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मैं पहले विश कर नहीं पाया था, फर्स्ट ईयर में भी हमारा न्यू ईयर में भी वीडियो नहीं आ पाया था। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया? A family consumes 25 kg rice and 9 kg wheat. एक फैमिली कंज्यूम करती है 25 kg राइस एंड 9 kg wheat पर मंथ। एक महीने में वो 25 kg राइस और 9 kg wheat क्या करती है? यूज कर लेती है। एंड स्पेंड्स 350 और उसमें खर्च कितना आता है? 350 रुपए का आता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। कह रहा है राइस का जो प्राइस है वो व्हीट का 20% है। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यदि व्हीट का प्राइस जो है 20% इंक्रीज हो जाए, मतलब यहां तक पहले हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसमें कि बताया हमको प्राइस कितना है व्हीट का और राइस का और कितना हम यूज कर रहे हैं। यहां से फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है जब बोल रहा है कि व्हीट का प्राइस क्या हो रहा है? 20% इंक्रीज हो जा रहा है। Then find percentage reduction in consumption of rice. तो हमको राइस में कितना कम करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा हमारे यूज में, उसका परसेंटेज रिडक्शन पूछा है। इफ इट हैज द सेम अमाउंट टू स्पेंड, यदि हमारे पास खर्च करने के लिए कितना सेम अमाउंट रहे, मतलब जितना हम पहले खर्च कर रहे थे 350 उतना ही हमको बाद में भी खर्च करना है। एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट। यहाँ पे व्हीट का प्राइस इंक्रीज हुआ है, राइस का प्राइस क्या बोला है? कांस्टेंट बोला है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? पहले हमारे पास जो जो डाटा गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस, एक तरफ राइस लिख लेते हैं, एक तरफ व्हीट लिख लेते हैं। अब फैमिली कितना कंज्यूम कर रही है? राइस 25 kg कंज्यूम कर रही है। एंड व्हीट कितना कंज्यूम कर रही है? 9 kg कंज्यूम कर रही है। ठीक है, द प्राइस ऑफ राइस, अब यहां से देखो, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी कि हमारा व्हीट का प्राइस 5 रुपी पर केजी होगा। तो 5 का 20% राइस है, यानी राइस का प्राइस कितना हो जाएगा? ये 5, तो 5 का 20% कितना? 1। ये हमारा आ गया, क्या आ गया? राइस का प्राइस आ गया, व्हीट का प्राइस आ गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। हम लोग क्या किया, पहले राइस का जो क्वांटिटी था उसे हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, फिर हमारा प्राइस देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इतना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा यूनिट में है, 5 यूनिट 1 यूनिट। अब यदि देखा जाए तो हमारा इस पे कितना कॉस्ट आ रहा है? राइस का यदि हम बात करें, राइस पे कितना कॉस्ट आ रहा है? 25x लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 45x। ये दोनों मिलके हमारा कितना एक्सपेंड हो रहा है? 350। आई होप ये चीज क्लियर होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 70x इक्वल्स टू 350। x इक्वल्स टू क्या आ गया? 5। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखो, यानी कि हमारा व्हीट का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये यूनिट में था तो हम लोगों ने एक्स ले लिया था, तो अभी व्हीट का प्राइस कितना हो गया? 25 रुपी पर केजी।
इसका प्राइस राइस का कितना हो गया 5 रुपी पर केजी। ठीक है, तो हमारे पास व्हीट का प्राइस आ गया 25 रुपी पर केजी और राइस का प्राइस आ गया 5 रुपी पर केजी। अब देखो क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, यदि हम व्हीट के प्राइस में 20% का इंक्रीज कर दे। व्हीट का प्राइस हमारा कितना है 25 का 20% यदि हम इंक्रीज कर दे तो ये कितना आएगा 5, यानी कि हमको इंक्रीज कितना करना है 5 इंक्रीज करना है। तो 5 इंक्रीज करेंगे तो अब कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 30 रुपी पर केजी हमारा क्या हो गया व्हीट हो गया। और दूसरा क्या बोला है, राइस जो है हमारा प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट, मतलब राइस का प्राइस हमारा कितना रहेगा 5 रुपी पर केजी ही रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें देखो क्या बोला है, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। हमको रिडक्शन किस पे करना है, राइस पे करना है। मतलब व्हीट का हमको क्वांटिटी उतना ही रखना है जितना हम पहले व्हीट ले रहे थे। व्हीट कितना ले रहे थे 9 केजी ले रहे थे, तो अभी भी हमको व्हीट कितना लेना है 9 केजी ही लेना है। और राइस में हमको क्या करना है रिडक्शन करना है। 9 केजी यदि हम व्हीट ले रहे हैं तो 9 केजी का प्राइस कितना आ जाएगा 30 इंटू 9 कितना आ जाएगा 270 रुपीज, यानी कि 270 रुपए हम लोगों ने खर्च कर दिए व्हीट लेने में। अब हमारे पास क्या बोला है, टोटल प्राइस जो है कांस्टेंट ही रहता है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो 350 ही रहता है। तो अब 270 रुपए हम लोगों ने व्हीट में खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचा कितना, तो 350 माइनस 270 यानी 80 रुपीज हमारे पास बचा है। 80 रुपीज हमारे पास बचा है, तो हम इसमें कितना राइस ले सकते हैं, 80 रुपीज बचा है, 5 रुपीज पर केजी इसका प्राइस है, तो 80 से डिवाइड करेंगे यानी 16 केजी हम राइस ले सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ये हम लोगों ने 270 रुपीज व्हीट में खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचा कितना 80 रुपीज। 80 रुपीज बचा, तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं 16 केजी राइस ले सकते हैं। अब देखो 16 केजी राइस ले सकते हैं, पहले कितना ले रहे थे 25 केजी, अभी कितना ले रहे हैं 16 केजी। रिडक्शन कितने का हुआ हमारा 25 से 16 हो गया, यानी कि हमारा रिडक्शन जो है 9 का हुआ है। किस पे हुआ है, तो हमारा स्टार्टिंग में कितना था 25 था, तो 9/25 मल्टीप्लाई 100 ये करेंगे तो हमारा रिडक्शन परसेंट आ जाएगा 9 4 जा 36%, यानी 36% हमारे राइस के कंजम्पशन में कमी करनी होगी। तो क्या होगा हमारा कॉस्ट सेम ही रहेगा व्हीट का प्राइस बढ़ने के बाद भी। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक और मेथड है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दूसरा मेथड भी है, वो इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, वो देखते हैं क्या है। चलो इसको एक और मेथड से ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, हमारा जो कंजम्पशन है राइस का और व्हीट का कितना कितना है, राइस का हमारा 25 केजी है, व्हीट का हमारा 9 केजी है, और इसका जो प्राइस है 20% यानी कि 1/5, तो व्हीट हमारा कितना हो जाएगा 5 और राइस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो हम इसी को प्राइस ले लेते हैं, हमारा 5 व्हीट का प्राइस है और 1 जो है राइस का प्राइस है। अभी क्या बोला है कि हमारा जो यहाँ पे हम लोगों ने 350 का यूज नहीं किया है, 350 का यूज हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, जब हमसे यहाँ परसेंटेज में आंसर पूछा जाए, कंपैरेटिव वैल्यू पूछा जाए, तो हम उसका यूज नहीं भी करेंगे रियल वैल्यू का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बिना उसके यूज किए इसको बनाएंगे। ठीक है, तो 5 केजी है हमारा। अभी क्या हुआ है 20% इंक्रीज हो गया व्हीट का प्राइस, व्हीट का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 1 इंक्रीज हो गया। ठीक है,
वीट का प्राइस 1 इंक्रीज हो गया, पहले 5 था, अभी कितना हो गया 5 + 1। अब देखा जाए यदि हम यहाँ पे 5 रुपीज पे कर रहे थे पर केजी का, अभी हम क्या कर रहे हैं 1 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। हमको खरीदना कितना है 9 केजी खरीदना है। वीट का प्राइस, वीट का जो क्वांटिटी है हमारा कांस्टेंट है, हमारा राइस में रिडक्शन हो रहा है, वीट का हमारा क्वांटिटी 9 केजी रहेगा। तो यदि हम 1 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो 9 केजी में हम कितना रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करेंगे 9 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज है, ये तुम्हें बोल दिया गया कि 100 रुपीज तुम्हारे पास है जिसको तुम्हें खर्च करना है। कहाँ करना है बिस्किट में एंड चॉकलेट में करना है, ठीक है। तो यदि मान लो इसमें 50 खर्च कर रहे हो, 50 खर्च कर रहे हो दोनों में, अब इसमें यदि तुम 2 एक्स्ट्रा खर्च कर दे रहे हो, बिस्किट में तुम 2 रुपए ज्यादा खर्च कर दे रहे हो, तो तुमको चॉकलेट में कितना खर्च करने के लिए मिलेगा 2 रुपए कम मिलेगा। मतलब 2 इसमें ज्यादा तुमने खर्च कर दिया तो 2 इसमें कम मिला है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। यदि हम लोगों ने 2 रुपए यहाँ ज्यादा खत्म कर दिया है, खर्च कर दिया है, तो हमारे पास 2 रुपए कम बचेंगे यहाँ पे खर्च करने के लिए चॉकलेट में। यदि हम लोगों ने यहाँ पे 10 रुपए खर्च कर दिए ज्यादा, तो यहाँ पे हमारे पास 10 रुपए कम बचेंगे। या हम लोगों ने यहाँ पे 5 रुपए कम खर्च किए हैं तो हमारे पास यहाँ 5 रुपए ज्यादा बचेंगे खर्च करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो यदि हम लोगों ने क्या किया है 9 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है, वीट में हम लोगों ने 9 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है, तो हमारे पास राइस के लिए 9 रुपीज कम बचेगा खर्च करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा खर्च कर दिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 9 रुपीज कम बचेगा। अब 9 रुपीज में कितना केजी हम परचेज कर सकते थे, 1 रुपए पर केजी इसका दाम है, तो 9 में कितना कर सकते हैं 9 केजी कर सकते हैं। यानी 9 केजी अब हमको कम परचेज करना है ताकि हमारा जो अमाउंट है वो बैलेंस रहे। 350 इधर भी रहेगा और 350 बाद में भी रहेगा। यानी कि हमको 9 केजी राइस कम लेना है। 9 केजी यदि कम लेना है तो हमको राइस कितना लेना पड़ेगा 25 - 9 यानी कि 16 केजी राइस हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। 16 केजी राइस लेना पड़ेगा। तो हमसे यहाँ क्या पूछा है रिडक्शन पूछा नहीं है, ये तो नहीं पूछा, हमसे परसेंटेज पूछा है कितना हमारा परसेंटेज है। तो हमारा रिडक्शन कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। 9 हम लोगों ने वहां ज्यादा खर्च कर दिया तो हमारा रिडक्शन यहाँ पे कितना आ गया 9 का आ गया। 9 अपॉन टोटल कितना था 25 मल्टीप्लाई 100 36%। यहाँ पे हम लोगों ने 350 रियल नंबर का यूज नहीं किया है क्योंकि हमसे कंपैरेटिव वैल्यू पूछी गई थी, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने, प्राइस ये तो लिख लिया, यहाँ तक तो क्लियर होगा। 5 केजी 1 केजी लिख लिया। अब यहाँ पे प्राइस जो हो रहा है बढ़ रहा है, 5 का 20% बढ़ रहा है यानी कि 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पे वीट का हमको कांस्टेंट बोला गया है कि 9 केजी यूज करते हैं। यदि 9 केजी यूज कर रहे हैं तो टोटल हम कितना रुपीज यूज कर ले रहे हैं, यहाँ पे 9 रुपीज एक्स्ट्रा यूज कर ले रहे हैं। 9 रुपीज एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं तो हमारे पास राइस के लिए 9 रुपीज कम बचेगा। 1 केजी का प्राइस 1 रुपए है तो 9 रुपीज में 9 केजी आएगा, मतलब 9 केजी राइस हम नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हम उधर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो 9 केजी राइस हमको कम खरीदना है तो कितना केजी हम खरीदेंगे 16 केजी खरीदेंगे। हमसे रिडक्शन परसेंट पूछा है तो रिडक्शन हमारा 9 केजी का है अपॉन टोटल कितना है 25 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकाल लिया हमारा 36% आया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दोनों मेथड्स हम लोगों ने देखा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। एक फैक्ट्री में काम जो है 50% से इंक्रीज हो जाता है। बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। अब कह रहा है हम कितने परसेंट से वर्कर्स का जो नंबर है वो भी बढ़ा दे ताकि जो काम है हमारा प्रीवियस टाइम में ही कंप्लीट हो जाए।
इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन द प्रीवियस लेबर। अब कह रहा है जो न्यू लेबर का प्रोडक्टिविटी है वो प्रीवियस लेबर से 25% ज्यादा है, यानी काम करने की जो क्षमता है न्यू लेबर की 25% ज्यादा है प्रीवियस लेबर से। तो पहले हम देख लेते हैं क्या एफिशिएंसी देख लेते हैं। परसेंटेज दिया हुआ है हमारे पास, 25% की वैल्यू कितनी होगी 1/4, यानी कि हमारा ओल्ड लेबर यदि 4 काम कर रहा था तो न्यू लेबर कितना काम करेगा 4 का 25%, यानी कितना हो जाएगा 5। 4 का 25% ज्यादा करेगा यानी 1 ज्यादा करेगा तो 5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, काम जो है 50% ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मैन जो है स्टार्टिंग में वो कितना है, नंबर ऑफ मैन हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास आदमी जो था वो 100 था, तो एक आदमी कितना काम कर रहा था 4 काम कर रहा था, पुराना लेबर 4 ही काम कर रहा था, तो टोटल जो वर्क था हमारा कितना था 100 आदमी था, एक आदमी 4 काम कर रहा था, तो टोटल वर्क जो था हमारा कितना था 400 था। आई होप यहां तक क्लियर होगा। हम लोगों ने पहले दोनों की प्रोडक्टिविटी ले ली, न्यू की और ओल्ड की। ओल्ड जो था हमारा 4 था, 4 का 25% ज्यादा यानी कि 5, न्यू वाले की एफिशिएंसी जो है 5 है। अब हमारा मैन जो है हम लोगों ने लेट कर लिया कि मैन हमारा कितना है 100 है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x लो 50 लो 80 लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड वाला कितना काम कर रहा था 4 काम कर रहा था, यानी टोटल जो काम था हमारा कितना हो जाता था 400 हो जा रहा था। अभी 400 में 50% इंक्रीज कर दिया गया, यानी जो काम था उसमें से 50% इंक्रीज किया गया, यानी 400 का 50% कितना आएगा 200, यानी 200 काम बढ़ा दिया गया। 200 काम बढ़ा देंगे तो काम कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, हमारा जो पुराना लेबर था वो भी काम कर रहा है, साथ में हमको नया लेबर को लाना है। What % is it necessary to increase the number of workers, मतलब हमारा पुराना वाला काम कर ही रहा है, नया लेबर को हमको कितना लाना है। तो यदि काम देखें हमारा 600 है, 600 में हमारा पुराना वाला जो 400 काम कर ले रहा है, 400 काम ऑलरेडी कर चुका है हमारा पुराना वाला, तो कितना काम बचा है 200 काम बचा है, जिसको कि किसको करना है न्यू लेबर को करना है। अब एक लेबर हमारा 5 काम कर रहा है, तो 200 काम कितना लेबर करेगा, यानी कि 40 और लेबर का जरूरत होगा हमको, तो हमारा जो काम है वो एक ही दिन में या उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये लोग पुराना वाला 400 काम कर रहा है, तो काम हमारा कितना बच रहा है 200 बच रहा है, एक का एफिशिएंसी 5 है, तो मतलब 40 आदमी और हम लाएंगे तो क्या होगा हमारा काम हो जाएगा। अब यदि देखा जाए हमसे क्या पूछा है, व्हाट % इज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर, कितना % हमको नंबर बढ़ाना है वर्कर का, तो कितना बढ़ाए हम 40 बढ़ाए, कितना पे बढ़ाए 100, तो आई होप ये पता होगा 100 पे किसी का वैल्यू तो परसेंटेज होता है, तो 40/100 मल्टीप्लाई 100 यानी कितना आ जाएगा 40%। 40% हमको लेबर्स का नंबर बढ़ाना होगा, तो हमारा काम पुराने टाइम पे ही पूरा हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज पकड़ो आप, फिर आपसे सॉल्व इजीली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, यदि इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाता है, देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%, तो हमारा जो नेट इनकम है वो 6% से कम हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट निकालना है हमको। ये टैक्स वाले में एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हम लोगों को।
इनकम टैक्स और नेट इनकम। अब यदि यहां मान लो हमारे पास इनकम जो है 100 है और टैक्स हम कितना दे रहे हैं 20 दे रहे हैं, तो नेट इनकम यानी कि हमारा जो घर ले जा रहे हैं पैसा वो कितना हो रहा है 100 हम लोगों ने कमाया 20 रुपीज टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम हमारा कितना हुआ 80 रुपीज हुआ। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब यदि बोला जाए क्वेश्चन में या आपसे बोला जाए कि टैक्स जो है हम लोग 5 रुपए बढ़ा देते हैं, यानी कि टैक्स जो है हमारा 25 हो गया, इनकम हमारा सेम ही है, ठीक है, टैक्स जो है हमारा 25 हो गया, तो नेट इनकम कितना हो जाएगा। अब हमारा टैक्स 25 हो गया तो हमारा नेट इनकम कितना हो जाएगा 75। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे +5 हो रहा है, यदि हमारा टैक्स +5 हो रहा है तो नेट इनकम जो है हमारा कितना हो रहा है -5। दूसरा देखते हैं एक और चीज, यदि हमारा 20 से 18 कर दिया जाए, मतलब टैक्स को घटा दिया जाए, 20 से 18 कर दिए, इनकम हमारा सेम है, तो अभी ये कितना हो जाएगा 82। मतलब कि यदि हम टैक्स को 2 रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो नेट इनकम है वो 2 बढ़ जाता है। ये चीज आई होप आपको क्लियर होगा। टैक्स को हम लोगों ने 5 रुपए बढ़ाया तो हमारा जो नेट इनकम है 5 रुपए घट गया, यदि इनकम हमारा सेम रहा तो। अब कह रहे टैक्स को यदि हम लोग 2 रुपए घटाते हैं तो हमारा जो नेट इनकम होता है वो 2 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, अमाउंट ऑफ चेंज जो है टैक्स का वो इक्वल होगा अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। मतलब ये जितना का हम टैक्स में चेंज करेंगे उतना का ही हमारे नेट इनकम में चेंज आएगा। टैक्स में यदि हम लोग 5 बढ़ा दिए तो नेट इनकम में 5 घट जाएगा, टैक्स में यदि 2 घटा दिए तो नेट इनकम में 2 बढ़ जाएगा। यदि प्लस और माइनस का हम इग्नोर करें, अमाउंट ऑफ चेंज जो हमारी वैल्यूज है वो क्या है, दोनों जगह सेम रहेगी। 5 बढ़ा तो 5 घटा, 2 बढ़ा तो 2 घटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, टैक्स जो है 19% इंक्रीज हो रहा है, यानी टैक्स जो है हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 19% इंक्रीज हो रहा है। मान लिया हम लोगों ने टैक्स लग रहा था, टैक्स मल्टीप्लाई 19 बाय 100, ठीक है। तो हमारा जो नेट इनकम है वो रिड्यूस हो जाता है, नेट इनकम जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है कितना से 6 बाय 100। अब ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चेंज जो है ये दोनों इक्वल आएगा। टैक्स बढ़ा नेट इनकम घटा, जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा घटेगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा हमारा इक्वल होगा। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ये दोनों इक्वल कैसे हुआ ये चीज क्लियर होगा, यानी कि जितना टैक्स हमारा बढ़ रहा है उतना ही हमारा नेट इनकम घट रहा है। दोनों में अमाउंट ऑफ चेंज जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 100 कैंसिल हो जाएगा, टैक्स बाय नेट इनकम हमारा कितना आ जाएगा 6/19, यानी कि जो टैक्स है हमारा 6 आ गया, नेट इनकम जो है हमारा 19 आ गया। तो टैक्स हमारा आ गया कितना 6, नेट इनकम आ गया हमारा कितना 19। अब टैक्स 6 नेट इनकम 19, तो इनकम कितना होगा, इस दोनों का ऐड करेंगे 25 होगा, तभी तो 25 में 6 टैक्स गया तो नेट इनकम हमारा 19 बचा। आई होप ये चीज क्लियर होगा। नेट इनकम हमारा 19 था, टैक्स हमारा 6 था, तो टोटल इनकम हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, टैक्स अपॉन इनकम मल्टीप्लाई 100। टैक्स कितना है हमारे पास 6 अपॉन इनकम 25 मल्टीप्लाई 100, यानी टैक्स का जो रेट है वो कितना है 24%। आई होप ये चीज क्लियर होगा। 24 मस्ट बी आंसर।
यस, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा जब भी आपको ये इनकम टैक्स और नेट इनकम की बात की जाए, और जहां पे इनकम आपका सेम रहे, इनकम में कोई चेंज नहीं आए, उस जगह पे हम इसको यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम है, कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, यानी जो टैक्स है हमारा वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 17% इंक्रीज हो रहा है। नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%, जो नेट इनकम है वो हमारा 3% से रिड्यूस हो जा रहा है। ये दोनों अमाउंट ऑफ चेंज सेम रहेगा, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना आ जाएगा, 3/17, यानी कि टैक्स आ गया हमारा 3, नेट इनकम आ गया हमारा कितना 17, तो इनकम कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब यदि हम टैक्स परसेंट निकालें, कितना रेट ऑफ इनकम टैक्स है, तो टैक्स अपॉन इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100, 15%, यानी कि हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना आ गया, 15% आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, दोनों क्वेश्चन। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि इनकम सेम रहेगा तो जितना टैक्स हम बढ़ाएंगे उतना ही नेट इनकम हमारा घटेगा, या जितना टैक्स हम घटाएंगे उतना ही नेट इनकम हमारा बढ़ेगा। मतलब अमाउंट ऑफ चेंज जो होगा, ये अमाउंट ऑफ चेंज है और ये अमाउंट ऑफ चेंज है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमारा इनकम जो है कांस्टेंट नहीं है, इनकम चेंज हो रहा है। When income of a man increases by ₹6,000, यदि पर्सन का जो इनकम है वो 6,000 से इंक्रीज कर जाता है, then tax rate reduce from 18% to 15%, तो जो टैक्स रेट था वो 18 से 15% हो जाता है। While both the situation 25% is tax free कर रहा है, लेकिन दोनों ही केस में 25% जो इनकम है वो क्या है, टैक्स फ्री है। तो फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, कह रहा है उसका इनिशियल इनकम निकालो यदि वो दोनों ही टाइम में, मतलब रिड्यूस होने के बाद और रिड्यूस होने से पहले उसने इक्वल टैक्स भरा था, मतलब टैक्स जो था वो दोनों ही केस में सेम था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमारा जो बेसिक मेथड होगा इसको अप्रोच करने का, कैसे कर सकते हैं, यदि हमारा पर्सन का इनकम मान लेते हैं इनिशियल x है, बाद में कितना हो जाएगा 6,000 बढ़ रहा है, यानी x प्लस 6,000 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे टैक्स रेट जो है रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे टैक्स रेट लग रहा था 18%, यहाँ पे टैक्स रेट लग रहा है 15%, ये हमारा टैक्स रेट है, ये हमारा इनकम है। अब दोनों केस में 25% जो है टैक्स फ्री है, यदि देखो 25% टैक्स फ्री है तो टैक्सेबल कितना है, 25% टैक्स फ्री है, टोटल होता है हमारा परसेंट 100 का, मतलब 100% में 25% जो है टैक्स फ्री है, तो टैक्सेबल कितना है 75%। तो यदि हम देखें तो x का 75% अमाउंट टैक्सेबल होगा, या फिर x प्लस 6,000 का 75% टैक्सेबल होगा। ये अमाउंट भी टैक्स होगा, ये अमाउंट भी टैक्स होगा, ये बढ़ने के बाद का, ये पहले का, ये दोनों टैक्सेबल होगा। अब इसमें 18% टैक्स लग रहा था, यानी इतना अमाउंट का 18% टैक्स लग रहा है 18/100, और इस पे 15% लग रहा है, यानी इसका 15%, 15/100। ये हमारा टोटल टैक्स आएगा जो कि हम लोग 18% पे पे कर रहे थे, और ये आएगा जो हम 15% पे पे कर रहे थे। और हमको क्या बोला है कि दोनों ही टाइम में ये इक्वल टैक्स भर रहा है, यानी कि ये और ये टैक्स क्या होगा हमारा, दोनों इक्वल होगा। आई होप इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ देखो 75/100, 75/100 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 3 6 जा,
तो ये कितना आ गया 6x इक्वल्स टू 5x प्लस 30,000, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी 30,000, यानी कि जो पर्सन का इनिशियल इनकम था वो कितना था 30,000। हम लोग को बस यहाँ पे समझना है कि इसका 75% टैक्सेबल है, कितना टैक्स लग रहा है 18% लग रहा है, फिर इसका 75% टैक्सेबल है, 15% टैक्स लग रहा है, दोनों टैक्स जो है वो क्या है इक्वल है, इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। इसको एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। हमारा इनकम ले लेते हैं x, दूसरा इनकम हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 6,000। यहां पे हमारा टैक्स लग रहा था 18%, यहां पे लग रहा था 15%, ठीक है। यानी कि देखो x पे 18% लग रहा था और 15% बाद में लगने लगा, मतलब हमारे पास बच कितना रहा था। यदि टैक्स देखें ये 6,000 नहीं आता तो हमारा जो टैक्स होता कितना बच जाता, 18% लग रहा था, 15% लग रहा था, यानी कि हमारे पास जो बच जाता वो कितना 3% बच जाता। किसका 3%? x का 3% टैक्स हमारा बच जाता यदि ये 6,000 नहीं आता, मतलब इतना टैक्स हमारा बच जाता, ठीक है। अब ये क्यों नहीं बच पाया? नहीं बच पाया क्योंकि हमारा 6,000 पे भी टैक्स लग गया है। अब 6,000 पे टैक्स लग गया, 6,000 पे कितना टैक्स लगा है 15% टैक्स लगा है, 6,000 पे 15% टैक्स लगा। आई होप ये क्लियर हुआ। अब देखो ये हमारा टैक्स बच जाता, नहीं बचा क्योंकि ये लग गया, मतलब ये और ये अमाउंट दोनों इक्वल होगा। ये हमारा बचने वाला था, नहीं बचा क्योंकि ये लग गया, तो मतलब ये दोनों अमाउंट क्या है हमारा इक्वल है। तो इक्वल करो, 100 100 कैंसिल हो गया, 3 5 जा, x इक्वल टू कितना आ गया 30,000। यहाँ पे 75% जो 25% है टैक्स फ्री है, दोनों ही केस में, इस साइड भी 25% टैक्स फ्री है, उस साइड भी टैक्स 25% फ्री है, तो हम 25% नहीं भी लेंगे बिकॉज वो क्या हो जाना है कैंसिल हो जाना है दोनों साइड में, तो इसको हम नहीं भी यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टैक्स में इंक्रीज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है वो चीज हम लेंगे और फिर देखेंगे कितना रिड्यूस हो रहा था, कितना हमारे पास बच रहा था। x का 3% बच रहा था जो कि नहीं बच पाया क्योंकि हम लोगों ने 6,000 पे ही 15% का टैक्स दे दिया, तो इस दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा x का वैल्यू जो है 30,000 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें जस्ट हमको इनकम दे दिया है और इनकम बढ़ रहा है, उसमें इंक्रीज दिया था, यहाँ पे इनकम दे दिया है और कुछ बोला इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, द इनकम ऑफ अ मेल इज 28,800। यदि पर्सन का जो इनकम है 28,800 है, मतलब इनकम जो है वो 28,800 है, न्यू इनकम जो है वो क्या हो रहा है is increased, the income of a man is इतना, now his income is increased, इसका जो इनकम है बढ़ गया, कितना बढ़ा ये हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कितना बढ़ा x बढ़ा। टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%, टैक्स रेट जो था पहले 12% था, अभी कितना हो गया 10% हो गया। While in both the situation 30% income is tax free, दोनों ही केस में 30% इनकम जो था टैक्स फ्री था, तो ये हम लोगों ने देखा है कि इसको यूज ना भी करें तो ये लास्ट में कैंसिल ही हो जाना है, तो यूज देखते हैं कर लेते हैं। फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम, तो इसके इनिशियल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, यानी एक्स का वैल्यू पूछा है। इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, यदि वो दोनों ही केस में टैक्स जो है इक्वल पे करता है, तो कितना टैक्स पे करता है वो निकाल लेते हैं हम।
28,800 में 70% पे करेगा, ये 30% टैक्स फ्री है, 70% पे करेगा। यहाँ 70/100 लिखेंगे, इधर भी 70/100 लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। इसका कितना परसेंट टैक्स दे रहा है? ये 12% टैक्स दे रहा है। इसका कितना टैक्स दे रहा है? 28,800 प्लस एक्स का 10% टैक्स दे रहा है। और दोनों ही केस में टैक्स जो है हो गया है इक्वल है, इक्वल कर देंगे। ये 100 कैंसिल हो गया। अब इसका कुछ कर सकते हैं। चलो इसको थोड़ा और कैंसिल कर दो, 2 5 जा 2 6 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 0 तो 5x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 144,000। इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 008 इतना आएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम देखो नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे। ये 6 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स होना है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 टाइम आ जाएगा। अब यहां से 5 से कैंसिल करो, 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, यानी x की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई? 5760। यही क्या हुआ था? पर्सन के इनकम में इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको हमारे दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। हम लोगों ने एक और मेथड सीखा था, उस मेथड से देखते हैं। अभी देखो 28,800 पे 12% टैक्स लगाया था। 28,800 पे बाद में इसको यदि भूल जाए तो ये 10% टैक्स लग रहा था, यानी कि हमारा टैक्स बच कितना रहा था? 2% का। यदि ये x नहीं आता तो हमारा टैक्स जो था 2% का बच रहा था। कितने पे बच रहा था? 28,800 पे हमारा 2% जो है टैक्स बच जा रहा था। क्यों नहीं बच पाया? क्योंकि अब हम x का भी 10% पे कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टेप के बाद हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 28,800 पे हमारा 2% टैक्स बच जाना था, नहीं बच पाया क्योंकि हम लोगों ने x पे भी 10% टैक्स पे कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 5, 5 से 5760। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5760। ये थोड़ा मेथड लॉन्ग है, ये मेथड थोड़ा शॉर्ट है। आप जिस मेथड को चाहे यूज करो, ये थोड़ा टाइम सेविंग है, ये कंज्यूमिंग है, तो आप देख लो वही मेथड इजी रहेगा। और ये समझ भी आई होगा, आपको आ गया होगा। जस्ट इसमें क्या हो रहा है कि हमारे देखो 12% यहाँ पे कर रहे थे, 10% अभी पे कर रहे हैं। बच कितना रहा है? 2% बच रहा है। किस पे बच रहा है? 28,800 पे। 28,800 का 2% क्यों नहीं बच पा रहा है? क्योंकि x पे भी हम लोग 10% पे कर दे रहे हैं, तो x का 10%, ये दोनों इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू आ गई 5760। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, यदि एक स्टूडेंट 25% मार्क्स स्कोर करता है, देन ही इज फेल बाय 210 मार्क्स, तो वो क्या हो जाता है? 210 मार्क्स से फेल हो जाता है। बट इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, लेकिन यदि वो 55% मार्क्स स्कोर करता
देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स, तो वो क्या हो जाता है 240 मार्क्स से पास हो जाता है। फाइंड द पासिंग परसेंटेज, हमको क्या करना है पासिंग परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, चलो पहले बेसिक देखते हैं। हम लोगों ने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना है x है, यानी मैक्सिमम मार्क्स x है। बच्चे को 25% मार्क्स आता है, यानी कितना मार्क्स आता है x का 25% मार्क्स आता है। देन ही इज फेल बाय 210 मार्क्स, तो क्या हो जाता है 210 मार्क्स से फेल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है कि 210 मार्क्स से फेल हो रहा है, मतलब यदि 210 मार्क्स और आ जाता तो वो क्या हो जाता पासिंग मार्क्स हो जाता, यानी कि ये हमारा पासिंग मार्क्स हो जाता तब जब इतना तो ला ही रहा है बच्चे के पास 210 मार्क्स और आ जाता, ये क्या हो जाता हमारा पासिंग मार्क्स हो जाता। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फेल कर रहा है यानी 210 मार्क्स और लाता तो ये हमारा पासिंग मार्क्स हो जाता। दूसरा में क्या बोला 55% लाता है, x का 55% मार्क्स वो स्कोर करता है, देन वो पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा मतलब पास हो जाता है 240 मार्क्स से, यानी पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज्यादा ले आता है। तो यदि हम पासिंग मार्क्स की बात करें, पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा 240 ज्यादा आया मतलब 240 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों सेम एग्जाम का तो इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको डाले देते हैं एज इट इज 25x by 100, इसको इधर ले आते हैं -55x by 100 इक्वल्स टू -240 -210, ये कितना आ जाएगा -30x, ये कितना आ जाएगा 5 4, ये माइनस में और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा इधर का 100 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 30 से कितने टाइम्स में जाएगा 15 टाइम्स में, x इक्वल टू कितना आ गया 1500 हमारा क्या था मैक्सिमम मार्क्स था एग्जाम में। हमसे पूछा क्या है पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो पासिंग परसेंटेज पहले पासिंग मार्क्स कितना है ये निकाल लेते हैं। पासिंग मार्क्स हमारा तो यही था ये था या ये था, किसी एक में वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू हमारी आ गई 1500, तो 1500 मल्टीप्लाई 25 बाय 100 प्लस 210, ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 15 5 75 5 7 37 प्लस 210, $585 मार्क्स क्या है पासिंग मार्क्स है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितने पे है 1500 पे, यानी 39% क्या है पासिंग मार्क्स है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ये हम लोगों ने बेसिक तरीके से सॉल्व किया, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, मतलब यदि आप कहीं अटक गए तो इस क्वेश्चन को आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। 39% ही हमारा आंसर है। अब चलो इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। 25% मार्क्स लाया बच्चे ने, तो क्या हो गया फेल हो गया 210 मार्क्स से, मतलब -210 मार्क्स। 55% मार्क्स यदि लाता है बच्चा तो पास हो जाता है कितने से 240 मार्क्स से। ये दोनों हमारे पास गिवन है डाटा, इस दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो 240 माइनस 210, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0415224, यानी कि 30% की जो वैल्यू है हमारी कितनी है 450,
तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 450/30 यानी कि 15। ये नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे किया 450/30 ये आ गया कितना 15। 1% की वैल्यू 15 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। 100% मतलब हमारा टोटल मार्क्स जो है वो कितना आ गया 1500। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब देखो 15 मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1% को, 15 मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1% को। बच्चे को और कितना मार्क्स चाहिए था 210, यानी 210 मार्क्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा 1/15 मल्टीप्लाई 210 14%, यानी 15 मार्क्स 1% को रिप्रेजेंट कर रहा था तो 210 मार्क्स जो है 14% को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यही है हमारा 14%। बच्चे को 25% आ गया था, 14% और आना चाहिए था, मतलब ये -210 और आना चाहिए था तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। टोटल पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा 25 + 14 25 + 14 39%। आई होप ये दोनों मेथड आपको क्लियर होगा। इसको सेपरेट कर दें। ये दोनों मेथड आपको क्लियर होगा। इसमें आप लोगों ने क्या किया 25% में बच्चा फेल हो रहा है 210 मार्क्स से, 55% में पास हो रहा है 240 मार्क्स से, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हम लोगों ने। 30% की वैल्यू जो है 450, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। 100% की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, कितना आ गया 1500। अब कह रहा है 15 मार्क्स जो था 1% को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये 210 कम लाया था। इसमें भी हम कर सकते हैं 240 पे यदि करें तो 240 का हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1/15 मल्टीप्लाई 240 16%, यानी कि बच्चा क्या किया 16% ज्यादा मार्क्स ले आया किसमें 55% में, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 39%। इस पे पुट करो या इस पे पुट करो, किसी पे भी पुट करो, हमारा आंसर 39% आएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं परसेंटेज पे, बाकी अभी और कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कमिंग डेज में। आई विल ट्राई कि आपका वीडियो रेगुलर आए, मतलब कोई गैप ना हो उसमें, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व करता हूँ वो आप लोग खुद से बिना आंसर देखे एक बार प्रैक्टिस करो। नहीं बन रहा है देन आंसर देखो, आंसर देखने के बाद वापस से उसको फिर से बना के देखो। यदि बन जा रहा है देन आप सही रास्ते पे हो, सही जा रहे हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।